तो परमेय संख्याओं का जोड़ तथा घटाव जब हर समान ना हो। कल हमने ये पढ़ लिया था कि जब हर समान हो तो परमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाया जाता है। आज पढ़ेंगे जब हर समान ना हो तब कैसे परमेय संख्याओं को जोड़ा और घटाया जाता है। इसके लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, हम एलसीएम भी बताएंगे। ये 5/8 और प्लस 7/4 लिखा हुआ है। हर समान नहीं है ना। देखो यहाँ पर हर 8 है और यहाँ पर हर 4 है, दोनों के हर अलग अलग हैं। तो जब हर समान नहीं होगा तब कैसे जोड़ेंगे, इसके लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसका? 8 और 4 का लघुत्तम। हाँ, तो 8 और 4 बटे में है, तो 8 और 4 का एलसीएम निकालना है। और एलसीएम का मतलब है वो छोटी से छोटी संख्या जो 8 और 4 दोनों के पहाड़े में आती हो। तो वो छोटी से छोटी संख्या 8 है। 4 का पहाड़ा पढ़ो तो 4 दूना 8, और 8 का पहाड़ा पढ़ो तो 8 एक कम 8। वैसे तो 16 भी कट जाएगा, 4 और 8 से कटेगा ना। 4 चौक को 16 और 8 दूनी 16, कट रहा है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए? एलसीएम। एलसीएम मतलब लोवेस्ट, लघुत्तम, छोटी संख्या चाहिए। एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमें छोटी से छोटी संख्या चाहिए। तो छोटी से छोटी संख्या कौन है? 8 है, जो 4 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है। बताओ एलसीएम का मतलब समझ में आया? 4 और 8 का एलसीएम 8, क्योंकि 8 भी 8 से कट जाएगा और 4 से भी 8 कट जाएगा और 8 से भी 8 कट जाएगा। अच्छा बताओ 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 4 ही होगा ना। 4 और 2 का एलसीएम, क्योंकि 4 से भी कट जाएगा और 2 से भी। 6 और 9 का एलसीएम, 6 और 9 का एलसीएम बताओ। 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा? 18 होगा। 6 और 9 का एलसीएम 18 होगा। आज से पूछा कितना? 6 और 9 का एलसीएम 18 होगा। 6 और 9 के एलसीएम से हमारा मतलब ये है कि हमें वो छोटी से अभी निकालना बता रहा हूं आप लोगों को। मैं निकालना बता रहा हूं। मैं ये आप लोगों को सिखा रहा हूं कि आप ऐसे देख के सोच लें कि एलसीएम होगा क्या। निकालना भी बताऊंगा। 6 और 9 का एलसीएम 18 होगा। कैसे? हमें वो छोटी से छोटी संख्या चाहिए जो 6 और 9 दोनों से कट जाए या दोनों के पहाड़े में आ जाए। तो 6 त्रिक 18 और 9 दूनी 18 से पहले कोई संख्या है जो 6 और 9 दोनों के पहाड़े में आती हो? है कोई संख्या? नहीं है ना। 18 से बड़ा 36 तो है ना। 36 भी 6 के पहाड़े में आएगा और 9 के भी पहाड़े में आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? छोटी संख्या चाहिए। तो 18 एलसीएम होगा या नहीं होगा? होगा। अच्छा 12 और 8 का एलसीएम? गलत। 12 और 8 का एलसीएम 24। अभी सही बता रहे हैं। समझ में आया तुम्हें? जो मैं बता रहा हूँ बात समझ में आ रही है ना? कि ऐसे सोच के, जैसे 8 का पहाड़ा पढ़ो तो 8 त्रिक और 12 दूना 24। तो 24 सबसे छोटी संख्या है जो 12 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है। अभी समझ में आया? ठीक है, तुम बताओ 6 और 4 का एलसीएम। तुम ही बताओ अंश। अनिकेत तुम भी बताओगे। 6 और 4 का एलसीएम 12, क्योंकि 12 सबसे छोटी संख्या है जो 6 के पहाड़े में आ रहा है और 4 के। अभी सबको समझ में आया जो मैं बताना चाह रहा था? कि आप ऐसे छोटी छोटी संख्याओं का ऐसे सोच के एलसीएम लिख सकते हो।
एलसीएम का मतलब ये होता है, मतलब हमें वो संख्या चाहिए। जैसे मैंने कहा 8 और 4 का एलसीएम निकालो, तो 8 और 4 के एलसीएम से हमारा मतलब है कि हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जो 8 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए, और वो संख्या सबसे छोटी भी हो। मतलब वैसे तो बहुत बड़ी संख्या हो सकती है, 8 चौक 32, तो 32 भी कट जाएगा दोनों से, लेकिन हमें छोटी संख्या चाहिए। छोटी रहेगी तो काटना आसान रहेगा, समझे। अब देखो इसे निकालना भी बता देते हैं आप लोगों को। इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं जैसा आप लोगों ने सीखा होगा पहले। 8 और 4 लिखा हुआ है, किससे कैंसिल करें इसे? 2 से ही काट लो, 4 से भी कट जाएगा दोनों। 2 चौक 8, 2 दूना, फिर 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 एक कम, 2 से काटो, 1 1 एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी, बताओ समझ में आया? आया ना 8। अच्छा देखो बटे के नीचे क्या लिखना है? 8। बटे के नीचे लिख दो 8। 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 आ जाए। 8 एकन्नम 8, 8 एकन्नम, एक ही बार पढ़ना पड़ा है ना। 1 का गुणा ऊपर क्या लिखा है? 5, 5 में कर दो, प्लस लगाओ, यहां बटे में 4 है, 4 का पहाड़ा पढ़ो 8 आ जाए। कितनी बार? 2 बार ना, तो 4 दूना 8, 2 आया। 2 का गुणा किसमें करोगे? जो ऊपर लिखा है 7 में। 5 एकम 7 दूनी बटा 14, 5 19 बटा 8। समझ में आया? अंतर इतना है कि जब हर समान नहीं होगा तो हमें क्या करना होगा? एलसीएम निकालना होगा, और एलसीएम निकालने के बाद बटे के नीचे एलसीएम जो भी आएगा उसे लिखना होगा, और फिर इसके हर से भाग देना है, और जो आएगा भागफल उसका ऊपर गुणा कर देना है, फिर इससे भाग देना है, और जो भी भागफल आएगा उससे ऊपर गुणा करके लिख देना है, फिर जोड़ के ये कर देना। समझ में आ गया? अच्छा एक और क्वेश्चन देखिए। 5/12 माइनस 7/10, बताओ 12 और 10 इन दोनों का एलसीएम 12 और 10 कितना होगा? 60। सबको समझ में आ रहा है? देखो 12 पंचे 60, 12 पंचे और 10 छक, ये तो हो रहा है। हाँ अभी समझ में आ रहा है। अब देखो निकाल के भी देख लेते हैं। 12 कामा 10 किससे कटेगा? 2 से। 2 छक 12, 2 पंचे 10। अब फिर से किससे कट रहा है? 2 से काटना चाहो तो काट दो, 2 3 6, ये 5 ऐसे रहेगा, 3 से काटो 1 हो जाएगा, 5 ऐसे रहेगा, फिर 5 से काटो 1 1 आ गया एलसीएम। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4 3 12, 12 पंचे। अच्छा तो जिसको नहीं आता था एलसीएम आ गया। अच्छा अब बटे के नीचे क्या लिखोगे? 60। 12 का पहाड़ा पढ़ो 60 आ जाए। 12 पंचे 5 बार पढ़ा ना, 5 ही बार पढ़े हो, तो 5 से गुणा किस में करोगे? ऊपर जो भी लिखा है 5 लिखा है 5 में कर दो, ये माइनस है माइनस लगाओ। 10 का पहाड़ा पढ़ो 60 आ जाए। 10 छक 60, 6 बार पढ़े हो ना, तो 6 गुणा 60, 55 माइनस 6 सते 42 बटा 60। 42 में से 25 निकालो, 42 में से 25 निकालो, कितना आएगा? -17 बटा, माइनस बचेगा सबको पता है ना। देखो बड़ी संख्या 42 है, उसके सामने चिन्ह माइनस है, तो इसलिए घटाने पर माइनस नीचे बचेगा। -17 बटा 60, ये आ गया आंसर। हो गया? इसे नोट करो। देखिए ये 4 क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। इसमें पहला है 5/6 माइनस 7/9, दूसरा है 11/8 प्लस 7/6, तीसरा -9/7 प्लस 3/14, चौथा है -5/6 माइनस 7/4, जिसमें इन चारों के हर समान नहीं है, तो एलसीएम लेकर के इसे हल कर लीजिएगा। देखिए अब यहाँ पर पढ़ेंगे परमेय संख्याओं का गुणा तथा भाग।
परमेय संख्याओं का जोड़ और घटाव हो गया। अब परमेय संख्याओं का गुणा तथा भाग देखेंगे कि परमेय संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं और भाग कैसे करते हैं। देखो ये लिखा हुआ है 5/8 गुणा -3/10, इस तरीके से लिखा हुआ है। हमें इसका गुणा करना है, तो ये 5 ऊपर लिखो गुणा -3/8 गुणा 10, ठीक है। ऊपर वाले का ऊपर वाले से, नीचे वाले का नीचे वाले से गुणा कर दीजिए, गुणा हो गया। अच्छा, गुणा करने से पहले ये देखिए कि अगर ऊपर नीचे कुछ कट रहा है तो उसे काट दीजिए। देखो कुछ कट रहा है, कट रहा है ना। 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो 1 गुणा -3/8 गुणा 2, तो -3 और ये 1 प्लस में है ना, इसके सामने चिन्ह प्लस है, छिपा है, तो प्लस माइनस का गुणा, और 1 तिया 3 और 8 दूनी 16, ये इसका आंसर हो गया। बताओ समझ में आया? हाँ, गुणा में बस इतना ही है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। दूसरा देखो, मान लो यहाँ लिखा हुआ है -12/7 गुणा -21 ये माइनस यहाँ ना लगाओ, 21/-8 ऐसे लिख दिया है। देखो अब क्या करेंगे, -12 गुणा 21/7 गुणा -8। देखो यहाँ पर हमने ब्रैकेट में लिखा है इसे, ये माइनस है ना इसलिए ब्रैकेट लगा दिए, ये माइनस में नहीं है तो इसलिए ब्रैकेट में नहीं लिखा। ये नीचे भी माइनस था तो इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख दिए हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी माइनस के लिए ब्रैकेट लगा दिए हैं। अब देखो ऊपर वाला ऊपर के साथ गुणा करके नीचे वाला नीचे के साथ। अब देखो ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है? 7 एकम 7, 7 त्रिक, एक तो एक कट रहा है, क्या दूसरा भी कुछ कट रहा है? ये माइनस और ये माइनस, ऊपर नीचे माइनस माइनस है तो ऊपर नीचे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऐसे कर दो कैंसिल। अच्छा ये 12 है और ये 8 है, क्या ये भी कट रहा है? 4 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो काटेंगे किससे? 4 से, बड़ी संख्या से काटेंगे, तो 4 दूना 8 और 4 तिया, तो ऊपर बचा 3 और यहाँ पर भी 3 और यहाँ 1 और यहाँ 2, 3 त्रिका 1 दूना 2, आंसर आ गया। समझ में आया? गुणा समझ में आ गया ना। अब एक भाग भी देख लो। देखो मान लो लिखा हुआ है 5/-6 और इसको भाग करना है -7/-15, इससे भाग करना है, ठीक है। तो ये 5/-6 ऐसे लिखा रहेगा। अच्छा ये देखो माइनस ऊपर भी है माइनस नीचे भी है, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा या नहीं होगा? हो जाएगा ना। तो बस ये समझाने के लिए लिख दिया हूँ, जैसे माइनस माइनस ऊपर नीचे लिखा रहे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर भाग का निशान लगाएंगे और ये माइनस माइनस जो ऊपर नीचे लिखा था ये कैंसिल हो गया, और जब माइनस माइनस ऊपर नीचे रह ही नहीं गया तो फिर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, 7/15 लिख दिए। अच्छा अब सुनो, ये 5/6 ऐसे लिखो और ये भाग की जगह पर गुणा का निशान लगा दो, और जैसे भाग की जगह पर गुणा का निशान लगाओगे उसके बाद जो भी संख्या लिखी हुई है उसे पलट के लिख दो। 7/15 है तो पलटोगे तो 15/7। अब ये तो पहले जैसा हो गया ना, अब तो गुणा करना है ना, तो बस था क्या, भाग के निशान की जगह पर गुणा का निशान लगाओ, पलट दो, फिर जैसे गुणा किए हो वैसे ऐसे हो जाएगा ना। तो 5 गुणा 15/-6 गुणा 7, ऊपर नीचे कुछ कट रहा है क्या? 15 और 6 किससे कटेगा? 3 बचे और 3 दूनी 6, तो 5 गुणा 5 और -2 गुणा 7,
तो 5 बटा 7 दूनी 14। अब माइनस नीचे ही लगा रहने दें, नहीं जरूरी नहीं, नीचे ना लगाओ, माइनस को सामने लगाओ, -25 बटा 14। ये हो गया आंसर। बताओ समझ में आया? भाग भी कर लोगे, गुणा भी। ठीक है, चलो इसका भी हो गया रिवीजन, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। और यहाँ पर मैं देखो इसके लिए 1-2 क्वेश्चन इसके लिए भी होमवर्क लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो 7/8 गुणा 12/7, दूसरा 9/10 माइनस 8/3, और ये तीसरा क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ 7/12, भाग का निशान लगाओ, 5/12, ये 4 माइनस 11/3, भाग का निशान 2/9। तो ये 4 क्वेश्चन, इसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग। कि अब पढ़ेंगे अपरमेय संख्याएं। परमेय संख्याओं के बाद अपरमेय संख्याएं। परमेय संख्याओं का उल्टा अपरमेय संख्याएं। परमेय संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरमेय संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो वह संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं, q नॉट इक्वल 0, इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उसको क्या कहेंगे? अपरमेय संख्या। जैसे √3, √2, पाई। कितना वैल्यू होता है पाई का? तो ये तो बटे में लिखा है, तब ये जो 22/7 आप लोग मान लिखते हैं पाई का, ये इसका लगभग मान है, ठीक है ना? सवालों में हल करने के लिए अपरमेय संख्या लेकर के हल नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए पाई का लगभग मान हमें कितना मिला है? 22/7, ठीक है। पाई कब मिलता है हमें? ये वृत्त है, ठीक है ना, और ये इसका व्यास है। ये वृत्त है और ये व्यास है। जब हम किसी वृत्त की परिधि को उसके व्यास से भाग दे देते हैं, तब हमें क्या मिलता है? पाई। देखो परिधि बराबर 2π, यही तो होता है। तो परिधि बटा 2r बराबर पाई, और 2r क्या है? व्यास ही तो है, त्रिज्या का डबल व्यास ही तो होता है, त्रिज्या का डबल व्यास होता है, व्यास ही तो लिखा है। तो परिधि बटा व्यास बराबर पाई। तो किसी वृत्त के परिधि को जब उसके व्यास से भाग किया जाता है, तो जो वैल्यू आता है उसको क्या कहा गया है? पाई। उसको नाम क्या दिया गया है? पाई। और वो एक अपरमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरमेय संख्या। उसका लगभग मान कितना ले लिया गया है? 22/7, जिसे हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के याद रखिएगा कि पाई एक अपरमेय संख्या है। 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। पाई परमेय है या अपरमेय? तो पाई एक अपरमेय संख्या है। और कभी मन में ये बात आए कि नहीं ये तो 22/7 होता है, तो जान लीजिएगा कि ये उसका लगभग मान होता है, ठीक है, 22/7। पाई एक अपरमेय संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है।
ठीक। अंडर रूट, अच्छा ऐसे अंडर रूट के कितने सारे लिखेंगे, बहुत सारे हो जाएंगे, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, हाँ, तो ऐसे बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। ये अपर में संख्या है, तो अपर में संख्या आप लोग समझ। अच्छा अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 पर में है, पर में है। अंडर रूट 4 का मतलब क्या है कि 4 का वर्गमूल निकालिए। जब यहाँ 2 और 3 लिखा है, इसका वर्गमूल निकालोगे तो दशमलव के बाद जो संख्या आएगी ना वो कभी रिपीट नहीं होगी, आती रहेगी ऐसे, कोई उसका समूह रिपीट, कोई पैटर्न रिपीट नहीं होगा इसका जब वर्गमूल निकालोगे। लेकिन अगर अंडर रूट 4 लिखा हुआ, 4 का वर्गमूल तो 2 होता है, तो परमेय है ही है। अगर अंडर रूट 9 लिखा हुआ है हो जाएगा ना, उसका वर्गमूल भी निकल आएगा। तो ऐसा नहीं कि जो भी संख्या अंडर रूट में लिखी है वो सब अपर में है, जिसका वर्गमूल निकल सकता है वो तो अंडर रूट से बाहर हो जाएगा, और जिसका वर्गमूल दशमलव में आ रहा है, जिसे इन सब का वर्गमूल दशमलव में आएगा, तो दशमलव में जब आएगा तो ये एक अपर में संख्या होगी। ठीक है, तो पाई हो गया। अच्छा अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, पाई, और कोई भी अंडर रूट की संख्या हो सकती है जो पूर्ण वर्ग ना हो, नहीं वो तो सब हो ही जाएगा। यहाँ लिख दे रहा हूँ 1.13133 कुछ समझ पा रहे हो? देखो यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं रिपीट हो रहा है। पैटर्न का मतलब कि जैसे ये 1 3 था तो फिर से 1 3 1 3 1 3 यही आता, लेकिन यहाँ आ क्या रहा है 1 3 फिर 1 3 3 फिर 1 3 3 फिर 1 ऐसे आ रहा है। जैसे कि यहाँ देखो इसे 1.151515 ये 1515 यही तो रिपीट हो रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको कहते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। क्या कहते हैं? अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याएं अपरमेय संख्याएं होती हैं, जो दशमलव के बाद रिपीट नहीं होती है, मतलब उसका कोई एक सेट रिपीट ना हो। तो एक ये अपरमेय संख्या, ये अपरमेय संख्या की कैटेगरी में आ गए। ठीक है, इतनी बात आ गई। अच्छा अब परमेय संख्या पढ़ लिया, अपरमेय संख्या पढ़ लिया, इसके बाद वास्तविक संख्या है। इसके बाद वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्याएं, यहां हेडिंग डालो वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ठीक है, हाँ बोलो। जो आप संख्या बताया उसका कोई सवाल नहीं होगा सर, बता दीजिए। नहीं, इसमें कोई सवाल नहीं है। परमेय संख्याओं का आपका जोड़ना घटाना कुछ नहीं है। ठीक है, जो जोड़ना घटाना गुणा भाग आता है वो परमेय संख्याओं का ही आता है। परमेय संख्याओं का भी जोड़ना घटाना गुणा भाग होता है, जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 का, तो उसका प्रैक्टिस यहाँ पर बहुत कम यूज होता है। जैसे मान लो अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, जोड़ोगे वही रहेगा। अब दो अंडर रूट, जैसे ये देखो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 अपरमेय संख्या है, जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट, ये हो गया। समझे ना बात को? इस तरीके से जुड़ जाता है। तो इसका कोई अलग से आपको जोड़ घटाओ गुणा भाग नहीं बताने वाले हैं। जो उस पर रूल लगा था ना, परमेय प्लस अपरमेय जब मिला के लिखा रहेगा, जहां जरूरत पड़ेगा वहां हम इसको बता दिया करेंगे। इतनी बात, उसका कोई अलग से पैटर्न नहीं आने वाला है जोड़ने घटाने का। ठीक, अच्छा ये हो गया। अच्छा इसके बाद एक बात और बताना था आप लोगों को कि मान लीजिए कहीं आप परमेय संख्या में अपरमेय संख्या जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा? परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या अगर जोड़ोगे तो क्या प्राप्त होगा? अच्छा मैं यहाँ प्लस लगा रहा हूँ, माइनस भी लगा दे रहा हूँ। परमेय प्लस अपरमेय या माइनस अपरमेय जोड़ या घटाओ तो क्या आएगा? अपरमेय आएगा। पता है ये बात सबको? अपरिमेय संख्या ही आएगा। अगर कहीं परमेय संख्या और इसका गुणा कर दिया जाए अपरिमेय संख्या से, तब
गुणा कर दिया जाए या भाग कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या आएगा, अपरमेय ही आएगा। चलिए ठीक है, तो ये वैसे ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा आप लोगों को इस तरीके से, वो एक आध नंबर का क्वेश्चन कहीं ऑब्जेक्टिव में बोर्ड वोर्ड में पूछ लेता है, ठीक है। यहाँ आपको बुकों में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ठीक है, जब वहाँ आएगा आगे आखिर में जब देखेंगे जहाँ प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है, ये होता है। अच्छा ये देखो वास्तविक संख्या हमने यहाँ पर लिख रखा है, ये क्या होता है वास्तविक संख्याएं, परमय और अपरमय को मिला करके जो समूह बनता है उसे क्या कहते हैं। तो यहां मैं लिख रहा हूं परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। अच्छा लिख दे रहा हूं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित, सम्मिलित मतलब दोनों का मिलायक है, सम्मिलित समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब वास्तविक संख्याओं में परमेय भी होता है और अपरमेय भी, और परमेय से पहले क्या पढ़ा था, पूर्णांक, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक। क्या प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक ये सभी परमेय संख्या में शामिल हैं, ये सभी परमेय संख्या में शामिल होते हैं कि नहीं होते हैं, सब शामिल है ना। और अपरमेय संख्या तो एकदम से अलग है। परमेय और अपरमेय को मिला करके जो समूह मिलेगा उसे क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। तो अभी तक जितनी भी संख्याएं पढ़े हो, अभी तक जितनी भी संख्याएं पढ़े हो वो सब वास्तविक संख्या में आती हैं या नहीं आती हैं, सब आती हैं ना। जितनी वास्तविक संख्या जितनी भी संख्याएं इससे पहले हमने पढ़ाया, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परमेय, अपरमेय, वो सब क्या है, हाँ सब वास्तविक संख्या है, समझ गए। एक होता है काल्पनिक संख्या, वास्तविक के बाद काल्पनिक संख्याएं, ये क्या होती है, चलो ये भी लिख देते हैं, काल्पनिक काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या वो होती है जैसे कि अंडर रूट के अंदर क्या आ जाए, -1, अंडर रूट के अंदर -2, कहीं भी जब अंडर रूट के अंदर, कहीं भी जब अंडर रूट के अंदर माइनस में कोई संख्या आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या, ठीक है। ये आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा गुणा भाग जोड़ घटाव किसका, वास्तविक संख्याओं का ही जोड़ घटाव गुणा भाग मिलेगा। ये जो काल्पनिक संख्याएं हैं इसका हल हम पढ़ते हैं कक्षा 11 के गणित में, यहाँ आप लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आ जाएगा कहीं, अगर आ जाएगा तो हम कह देंगे कि ये वास्तविक संख्या नहीं है, हमें कक्षा 10 में केवल वास्तविक संख्याओं तक ही सीमित रहना है। इसी का हमें गुणा भाग जोड़ घटाव जितना भी बेस्ड क्वेश्चन होगा वो उसी पर आधारित होगा, इसके बारे में नहीं पढ़ना, समझे बात को। लेकिन जानना है कि इसको क्या कहते हैं, काल्पनिक कहते हैं, या कहें अवास्तविक, या क्या कहें, अवास्तविक, या तो कहें काल्पनिक या कहें अवास्तविक, ठीक है। तो इतनी बात हो गई। अच्छा इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद कुछ और प्रकार की जो संख्याएं हैं जिनका उपयोग हम यहाँ करेंगे उसको भी एक एक करके बता दे रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। कुछ और जो संख्याएं हैं जैसे सम संख्या, सम संख्याएं क्या होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, वो संख्याएं जो 2 से कट जाएं, वो संख्याएं जो 2 से कट जाएं उसे अच्छा, तो वह संख्याएं जो 2 से कट जाएं उन्हें क्या कहते हैं, सम संख्या। और वह संख्याएं जो 2 से ना कटे, विषम संख्या। तो ये सम संख्या हो गया, और विषम संख्या
1 3 5 7, ठीक है, समझ में आ रहा है। 1 7 9, 1 3 5 7 9 11 13, ये विषम संख्याएं होंगे। तो जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं वो सम, और जो नहीं कटती वो विषम। इसके बाद भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं। अच्छा, इसके सामने लिख दे रहा हूं, जो 2 से विभाजित हो, और इसे लिख दे रहा हूं जो 2 से विभाजित न हो। और भाज्य संख्या, भाज्य किसे कहते हैं? वह संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। तो लिखो इसके बारे में, वह संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हों। वह संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो, जैसे 4, जैसे 4, जैसे 4। 4 1 से भी कटेगा, 4 से तो कटेगा ही कटेगा, और इसके अलावा 2 से। क्या 5 कटेगा? क्या 5 कटेगा किसी और से? 5 खुद से कटेगा, 1 से कटेगा, इसके अलावा और 6। भाज्य है ना? 9, सॉरी 8 भी है, 8 भी है, 8 9 10 12। ये देखो, इन्हें जब आप इनका जब गुणनखंड करोगे तो इनका गुणनखंड क्या है? 1 है, 4 है, और इसके अलावा क्या है? 2 है, 2 से भी कट रहा है। ये 1 और 6 के अलावा 3 और 2 से कट रहा है। ये 1 और 8 के अलावा 2 से भी कटत है, 4 से भी कटत है। 1 और 9 के अलावा 3 से भी कट रहा है। ये 1 और 10 के अलावा 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है। 1 और 12 के अलावा, ऐसे जितनी भी संख्या है, ठीक है ना? ऐसे जितनी भी संख्याएं हैं वो सब क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या। इसके अलावा अभाज्य संख्या। इसके बाद अभाज्य संख्या क्या होगी? देखो, वह संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो। तो अभाज्य क्या होगी? वह संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य। तो वह संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, वह संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, जैसे 2, जैसे ये 1 से कटेगी और खुद से कटेगी। 3 5 7, इसके बाद
हाँ 9 तो नहीं आ रहा है किसी के मन में, 9 कट जाएगा, एक और खुद के अलावा 3 से भी कट रहा है तो 9 नहीं है, 11, 13, 17, 19। समझ में आया? ये अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। समझ में आई इतनी बात? भाज्य संख्याएं ये होती है अभाज्य। अभाज्य केवल खुद से कटेगा और एक से तो सब कट जाता है, तो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं, ये भाजित नहीं होंगे। एक और देख लीजिए, सहअभाज्य। सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके बीच में एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। वह संख्याएं जिनके बीच एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। वह संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड वह संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उन्हें क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये हमने लिख दिया 3 और 5, 3 और 5, 3 और 5 में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है? 3 भी एक से कट जाएगा और 5 भी एक से कट जाएगा। इसके अलावा कोई और संख्या जो दोनों को काट दे? अच्छा ये ज्यादा नहीं समझ में आ रहा, इधर देखो, ये हमने लिखा 8 और ये लिखा 6, इसमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है? क्या है? 2 है ना, 2 से कट जाएगा। ध्यान से सुनो, ये 2 से ये भी कट जाएगा और 2 से दोनों कट रहा है ना, उभयनिष्ठ मतलब जोड़ने से दोनों कट जाए, तो 2 से दोनों कट रहा है। लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है ना, यहां मैं लिखने जा रहा हूं, ये हो गया 6 और 5, 6 और 5, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है? नहीं। तो सहअभाज्य पूर्णांक समझ में आया किसे कहते हैं? ऐसी कोई दो संख्याएं हो जिनमें एक के अलावा और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब एक के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं है जो उन दोनों को काट दे। ठीक है, तो ऐसी दो संख्याओं को क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्याएं या सहअभाज्य पूर्णांक। इतना नोट कर लीजिए आप लोग। ये खत्म हुआ।